और कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी अपीडा के देश के कृषि निर्यात में हिस्सेदारी 51% तक पहुंच चुकी है। साल 2023-24 में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करीब 27% डॉलर के स्तर पर रहा। किसानों की आवक को दोगुना करना है और उनके जीवन में अगर स्तर में सुधार लाना है तो वर्तमान सरकार कई नीतियों और योजनाओं के माध्यम से लगातार ये काम कर रही है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। किसानों की आय को दोगुना करने और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए वर्तमान सरकार कई नीतियों और योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन स्तर में लगातार सुधार कर रही है, जिससे 2024 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता की कमान संभाली है, तब से कृषि क्षेत्र का विकास उनके लिए प्राथमिकता की सूची में रहा है। अपने कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार ने किसानों के हित में कई ऐसी योजनाएं शुरू की जो कि मौजूदा वक्त में अन्नदाताओं को व्यापक स्तर पर फायदा पहुंचा रही है। इसी कड़ी में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने एक ऐसा आंकड़ा जारी किया है जिससे कृषि निर्यात में तेजी देखने को मिल रही है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने कृषि निर्यात को वित्त वर्ष 1987-88 में 0.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2022-23 में 26.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा दिया है। भारत की कृषि निर्यात में एपीडा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वहीं देखा जाए तो भारत के कृषि निर्यात में एपीडा का योगदान 51% रहा। अप्रैल-दिसंबर 2023 की अवधि में एपीडा के निर्यात समूह में 23 प्रमुख वस्तुओं में से 18 ने सकारात्मक वृद्धि का प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही विशेष रूप से 15 बड़े प्रमुख वस्तुओं में से 13 जिनका निर्यात पिछले वर्ष 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था। इसके अलावा इस अवधि में प्रोसेस्ड सब्जियों के निर्यात में 24% की वृद्धि हुई है। वहीं प्रोसेस्ड वस्तुओं, बासमती चावल और ताजी सब्जियों के निर्यात में भी पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है। मुख्यतः ताजे फलों के निर्यात में भारत ने उल्लेखनीय रूप से वृद्धि की है। यह पिछले वर्ष के 102 देशों की तुलना में आज 111 देशों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। हाल ही में एपीडा ने समुद्र के रास्ते भारत से रूस तक केले के निर्यात की सुविधा प्रदान की है। एपीडा ने अधिक निर्यातकों को नए उत्पादों के नए स्थानों तक भेजने के लिए नए तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। वहीं रूस ने हाल ही में केले सहित भारत से उष्णकटिबंधीय फलों की खरीद में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। केला रूस का प्रमुख कृषि आयात है और वर्तमान में मुख्य रूप से लैटिन अमेरिकी देश इक्वाडोर से इसका आयात किया जा रहा है। अजय परिहार, डीडी न्यूज। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान होंगे। हमारे साथ होंगे नेफेड के चेयरमैन, जो कि बताएंगे कि क्या कुछ बड़ी बातें निकली हैं किसानों और सरकार के बीच बातचीत से, और नेफेड की उसमें क्या भूमिका रहने वाली है। साथ ही साथ अजय साहे साहब, जो कि एक्सपोर्ट्स पर बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के। कहीं मत जाइए, देख रहे हैं आप इकोनॉमी टुडे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब चलते हैं अपने मेहमानों के पास और समझने की कोशिश करते हैं कि आज की जो बड़ी खबर है उस पर उनकी क्या राय है। डॉक्टर विजेंद्र सिंह, अध्यक्ष नेफेड के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और अजय साहे, जो कि महानिदेशक हैं फियो के। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। ये जो कल सरकार ने एक बहुत बड़ी पहल की है कि एमएसपी 4 नए फसलों पे दिया जाएगा और उसकी खरीद नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से की जाएगी, कितना बड़ा प्रस्ताव है, कितना सकारात्मक है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेफेड की इंसेप्शन 1958 से है और तब से लेके आज तक भी जो भी सरकार रही है, जो भी उन्होंने चाहा है, नेफेड अपना काम करता रहा है। आज भी नेफेड गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रोक्योरिंग एजेंसी है। पहले पर्टिकुलरली पल्सेस का काम दिया जाता था और पल्सेस के अलावा अब
गवर्नमेंट की मेहरबानी है कि गवर्नमेंट ने हमारी लिमिट भी 39,000 करोड़ कर दी है प्रोक्योरमेंट के लिए, गवर्नमेंट गारंटी जी। और भी कमोडिटीज के लिए हमारे को इंटरवीन करने के लिए कहा गया है। हाँ। अब ये जो किसानों की और गवर्नमेंट की बात हुई है, तो हम आउटराइटली वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि जो भी गवर्नमेंट का आदेश होगा, जो भी किसानों के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट फैसला करेगी, हम उसको पूर्ण रूप से अमली जामा पहनाने में कामयाब रहेंगे। डॉक्टर विजेंद्र सिंह, ये बड़ी बात कही आपने कि जो भी सरकार आपसे रिक्वेस्ट करेगी आप उसको किसानों के हित में लागू करने के लिए तैयार रहेंगे। अब आपसे समझना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट रिक्वेस्ट नहीं करेगी, आदेश होगा गवर्नमेंट का, तो भाई जी। तो मेरा दूसरा सवाल ये है सर कि जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बजट में बनाया गया था कीमतों पर लगाम लगाने के लिए, क्या नेफेड उसका इस्तेमाल कर सकता है? और किसानों की तरफ से जो एमएसपी का वायदा किया गया है उसका मैकेनिज्म क्या हो सकता है सर? ये जो गेहूं चावल है वैसे ही आप करेंगे या कुछ नए तरीके भी, इनोवेटिव तरीके भी अपनाए जा सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, पहले नेफेड जब पल्सेस तक कन्फाइंड था तो 1650 करोड़ रुपए की लिमिट थी। अब 39,000 करोड़ रुपए की लिमिट है हमारी कई साल से। जी सर। और मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट और भी ये जिम्मेवारी देंगे, जैसे 4 फल क्रॉप्स और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदने के गवर्नमेंट ने तय किया है। तो उसमें जो भी ये गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग है या आदेश है कि जो भी खरीदने में पैसा लगेगा वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, और हम इनके वॉलंटरी सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स हमने किया है और आगे भी करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपका पंजाब और हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के मैं समझना चाहता हूं कि तैयारी क्या है? क्या वहां पे पर्याप्त आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है कि किसान अगर नए फसलों की तरफ जाते हैं तो आप प्रोक्योरमेंट कर पाएंगे, उसका संग्रहण कर पाएंगे, संरक्षण कर पाएंगे? देखिए, हमारा हर एक स्टेट में ऑफिसेस हैं नेफेड के, और तकरीबन 550 के करीब का स्टाफ है हमारा। और जो हर एक कैपिटल में जो हमारा हेड ऑफिस है, जी सर, इसके अलावा अगर स्टेट बहुत बड़ी है तो उसमें और भी ब्रांचेज रखी हैं। कहना ये चाह रहा हूं कि फार्मर्स तक पहुंचने के लिए नेफेड को कोई दिक्कत या दुविधा नहीं आएगी। ये बड़ा एश्योरेंस है सर। डॉक्टर साहब, मैं आपको शामिल करना चाहता हूं इस चर्चा में। डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो केवल एक्सपोर्ट्स के लिए ही जरूरी नहीं है सर। कल सरकार ने कहा कि कृषि के लिए भी किसानों को डाइवर्सिफाई करने पर विचार करना चाहिए। कितना इंपॉर्टेंट है सर ये जो पेशकश की गई है सरकार की तरफ से? उसके बाद मैं एक्सपोर्ट्स पे आता हूं सर। नहीं, देखिए, बहुत जरूरी है क्योंकि हम ये देखते हैं कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स है उसमें भी प्रोसेस फूड सेक्टर का जो शेयर है अभी भी काफी कम है। लेकिन ऑफ कोर्स ये है कि पिछले कई सालों में हम देखें तो इसमें काफी निरंतर ग्रोथ हुई है। पिछले साल भी करीब 20% की ग्रोथ प्रोसेस फूड सेक्टर में हुई है। जी। और नए प्रोडक्ट्स भी इंडिया की एक्सपोर्ट बास्केट में आ रहे हैं। अगर आप कुछ साल पहले देखिए तो राइस, व्हीट, शुगर, कॉटन, यही मेन क्रॉप्स होते थे। बट अब चीजें हमने देखा है कि फ्रूट्स एक्सपोर्ट इंडिया से बहुत बड़े हैं, हमारा वेजिटेबल एक्सपोर्ट्स बढ़ा है, पल्सेस हम एक्सपोर्ट्स करने लगे हैं। हमने ये भी देखा है कि डेयरी प्रोडक्ट्स इंडिया से एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, पोल्ट्री एक्सपोर्ट्स हो रहा है। तो जो गवर्नमेंट ने एम किया था कि हम अगले 6-7 साल में इंडिया के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को $100 बिलियन तक ले जाएंगे और जो हम फार्मर्स की इनकम डबल करेंगे, उनमें इन सब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। और ये बहुत जरूरी है कि जिस तरह की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रही है कि हम भी नए नए प्रोडक्ट के लिए एक्सपोर्ट मार्केट में जरूर आए। सर, मिलेट्स पे फोकस हमने देखा 2023 में सरकार ने बहुत ज्यादा किया, वो भी डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से, लोगों के स्वास्थ्य के हिसाब से, जमीन के स्वास्थ्य के हिसाब से काफी बड़ा फैसला रहा है। इस बार शायद बजट में तिलहन के ऊपर एक नए मिशन की शुरुआत करने की बात कही गई है। दलहन पे हम काम जरूर पहले से ही कर रहे हैं, जिसको डॉक्टर विजेंद्र सिंह लीड कर रहे हैं। तो ये जो नया फोकस है सर, वो एक्सपोर्ट्स को, खासतौर पर एग्री एक्सपोर्ट्स को कितना मदद करने की उम्मीद करें हम?
देखिए, जो जैसे ऑयल सीड्स की आपने बात की, वो हमारे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। अभी भी आप देखिए, हम वन ऑफ द मेजर इंपोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल हैं। तो अगर हम ये डोमेस्टिक कैपेबिलिटी अपनी क्रॉप पैटर्न चेंज करके करते हैं, तो हम ना खाली एक्सपोर्ट्स मार्केट में आएंगे, हम अपना इंपोर्ट डिपेंडेंस भी बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं। हमने देखा है जैसे रशिया यूक्रेन वॉर के कारण कि कुछ एडिबल प्रोडक्ट्स के ऊपर काफी चैलेंजेस आए, पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू ऑयल सीड्स। हमने सनफ्लावर ऑयल को ये देखा है। तो जितनी हमें डोमेस्टिक कैपेबिलिटी अपनी करेंगे, मेरे को लगता है जिस तरह का आपने बताया है कि इस बार जो गवर्नमेंट ने ऑयल सीड का मिशन लाया है, उस ऑयल सीड के मिशन से आने वाले 5-6 साल में इंडिया में काफी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा और इस तरह का फोकस होगा जिसमें कि हम देखेंगे कि हम टू सम एक्सटेंट एडिबल ऑयल के क्षेत्र में भी टोटली आत्मनिर्भर हो जाएंगे। अब साहिब साहब, अब चूंकि आज यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी जो एफटीए है उसके 7वें दौर की बातचीत भी शुरू हो रही है और एक कृषि का जो निर्यात है वो भी एक बड़ा मुद्दा है, चाहे वो अमेरिका के साथ हो या फिर यूरोजोन के साथ हो। एफटीए के मामले में हम कितने कंफर्टेबल हैं या कितने कॉम्पिटेंट हैं अपने किसानों के हितों की सुरक्षा करने के लिए, जब बात ट्रेड डील के माध्यम से देश के कृषि और देश के किसानों के भला करने की बात आती है? तो देखिए, जहां तक आपने यूरोपियन यूनियन का बात की है, हम देखते हैं ये जितने भी विकसित देशों हैं उनमें एग्रीकल्चर सब्सिडी बहुत ज्यादा है। वहां पे एग्रीकल्चर को जिस तरह का सपोर्ट दिया जाता है, उस कंपैरिजन में इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में कोई भी उस कंपैरिजन में सपोर्ट नहीं मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं वो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हमारे यहाँ ज्यादातर एग्रीकल्चर है वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। फार्मर क्रॉप ज्यादातर पैदा करता है अपने खुद के कंजम्पशन के लिए। तो टोटल अप्रोच हम दोनों की बहुत डिफरेंट है। इसलिए इंडिया ने हमेशा जब भी WTO में इस तरह के मुद्दे आए हैं तो इंडिया ने अपना पक्ष बहुत अच्छी तरह रखा है कि हमारे यहाँ अगर आप टोटल एक्सपोर्ट सब्सिडी एग्रीकल्चर की देखिए तो एज कंपेयर टू व्हाट यूरोपियन यूनियन और यूएस इज प्रोवाइडिंग, उसके कंपैरिजन में हमारे यहाँ कोई भी इस तरह का सपोर्ट नहीं है। लेकिन जहां तक बात है कि कुछ कंट्रीज के साथ हम जैसे बायलैटरल एग्रीमेंट कर रहे हैं, कुछ जगह हमारे मार्केट भी ओपन हो रहे हैं, तो उस तरह का अगर यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कुछ मार्केट ओपन होंगे तो वो हमारे लिए जरूर अच्छा रहेगा। बहुत से प्रोडक्ट में हम जरूर कॉम्पिटिटिव हैं, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा ये बेसिकली इकोनॉमी ऑफ स्केल की तरह की बात है कि एग्रीकल्चर में जो इकोनॉमी ऑफ स्केल करते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पे बहुत बड़ा लैंड ट्रैक है और फार्मर बहुत बिग है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। मेरे पास वक्त की कमी है जी। तरह का होता है एज कंपेयर टू इंडियन फार्मर्स। डॉक्टर विजयन, अंतिम सवाल आपसे, फार्मर्स के लिए आपका क्या मैसेज है सर नेफेड के तौर पर? इस प्रोग्राम को अब खत्म करने का वक्त हो गया है सर, जल्दी से आपका रिएक्शन जान लें सर। भाई जी, मैं बताना चाह रहा हूं कि मैं तो खुद एक साधारण जमींदार का बेटा हूं एंड आई एम लकी दैट आई गुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू हेड दिस ऑर्गेनाइजेशन नेफेड लाइक। तो हमारे से एक मेरे तो ब्लड में भी फार्मर वाली बात है, तो जो भी हमारे से फार्मर्स के वेल जी। चलिए डॉक्टर विजयन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि जो किसानों के कल्याण के लिए जो कुछ भी करना चाहिए आप नेफेड के चेयरमैन के तौर